मित्रों सुप्रभातम। मैं अमरीश कुमार द्विवेदी उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष दिनांक 2 जुलाई 2026 को आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर यूपी टेट के प्रश्न पत्र के साथ। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने भी 2 तारीख को पेपर दिया है उनका सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। मीडियम लेवल का पेपर था। तो निश्चित रूप से जो लोग भी अच्छे से पढ़ाई किए होंगे उनका बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा। मित्रों, कल किसी कारणवश मैं लाइव नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ था कल और कुछ सिस्टम में भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से लाइव नहीं आ पाया। आज मैं 3 तारीख सुबह में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी और संस्कृत भाषाओं की उत्तर कुंजियाँ मैं आपके समक्ष विश्लेषण के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, कल 2 तारीख के पेपर को देखने के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब ट्रेंड, प्रश्नों के पूछने का ट्रेंड बदल रहा है। मैंने टीजीटी का भी पेपर देखा, पीजीटी का भी देखा और कल टेट का भी पेपर देखा। तो मतलब पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसमें। जो लोग पीवाईक्यू मतलब लगा के या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग रचनाकार, हिंदी की अगर बात करूँ या संस्कृत की भी बात करूँ, एक भी रचनाकार से सवाल नहीं आया, अलंकार से या रस से। कहने का मतलब जिसने भी पेपर बनाया है, मैं तो पेपर देख करके बहुत खुश हूँ, खास करके हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं का, कि पेपर जिसने भी बनाया ना बहुत मतलब जानकार, बहुत बढ़िया आदमी रहा होगा, बहुत बढ़िया विद्वान रहे होंगे। मतलब मैं अपना व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, आपकी राय कुछ और भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने पेपर का जो लेवल रखा है, क्वेश्चंस का जो लेवल रखा है, उन क्वेश्चंस को वही टिक कर पाया होगा या अच्छे से कर पाया होगा जिनका हिंदी और संस्कृत भाषाओं में बेस अच्छा होगा, समझ अच्छी होगी। जिसका भी समझ अच्छी हो, जिसकी भी समझ अच्छी होगी, जिसने भी बेस पर अपना काम किया होगा शुरू से ही, उनका निश्चित रूप से पेपर अच्छा होगा। चलिए, बहुत ज़्यादा समय को हम ज़ाया ना करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पर। देखिए, मेरे हाथ में पेपर है जिसका विषय कोड है J2U6। ये J2U6 ये है। अब किसी मित्र का अगर सेम सीरीज का पेपर किसी के पास है तो वो क्रमशः जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उसको वैसे ही मिलता जाएगा। लेकिन यदि किसी मित्र का यही सीरीज नहीं है, कोई और सीरीज है, तो हो सकता है और हो नहीं सकता है, ये तो होगा ही कि प्रश्नों का जो क्रम होगा वो आगे पीछे होगा। ठीक है, तो मैं प्रश्नों को पढ़ता चल रहा हूँ, आपको समय देता चल रहा हूँ। अगर आपकी सीरीज अलग है तो आप प्रश्न देख लीजिएगा कि ये प्रश्न कहाँ पे है, और फिर आप आंसर विश्लेषण के साथ देखिएगा। और यदि यही सीरीज है तब तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। चलिए, मैं शुरू करता हूँ हिंदी भाषा को। बहुत बढ़िया मतलब पेपर बनाया है, बहुत बढ़िया प्रश्न रखा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन प्रश्नों को वही हल कर पाया होगा जिनका हिंदी और संस्कृत भाषाओं के बेस पर पकड़ अच्छा होगा, है ना। रट्टू लोग गड़बड़ा गए होंगे इसमें, जो मेन छटुआ रटते हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या हुई होगी, लेकिन जिनका बेस अच्छा रहा होगा। देखिए, जैसे एक प्रश्न है, पहला प्रश्न इस सीरीज वाले पेपर में है। देखिए, 31 नंबर का, क्योंकि 31 से लेकर के 60 तक ये हिंदी है, 31 से लेकर के 60 तक ये हिंदी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला यानी कि 31 नंबर का प्रश्न है वो लिखा है, अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं। अब बताइए कितना बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को वही अच्छे से कर पाया होगा जिसका बेस अच्छा होगा, जिसने बेस पर काम किया होगा। अनुनासिक किसे कहते हैं। अब ए ऑप्शन दिया है प्रत्यय, बी ऑप्शन दिया है ऐसे वर्ड या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ
नासिका से भी बाहर निकलती है, नासिका से भी बाहर निकलती है। और तीसरा विकल्प दिया था विसर्ग, और चौथा विकल्प दिया था ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से बाहर निकलती है, ध्वनि नाक यानी कि नासिका से बाहर निकलती है। ये 4 विकल्प दिया गया है। अब ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, सच कहूं तो इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा। अब सच कहूं तो इस पर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन जिनका बेस शुरू से ही अच्छा होगा, हिंदी पे पकड़ अच्छी रही होगी, उनको ये सब बेकार महीने में तैयारी करने वाली चीजें नहीं है। यहाँ हमारा परीक्षा 1 महीना बचा हुआ, लाओ हम जल्दी यहाँ तक ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। जिनका शुरू से हिंदी पे कमांड अच्छा होगा, जिनकी शुरू से हिंदी अच्छी होगी, उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना, वो तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है ऐसे प्रश्नों के लिए, वो कर लिए होंगे। अब देखिए कैसे अनुनासिक, मेरी क्लास में देखिए वीडियो जा करके, जो मेरी वीडियो है उसमें मैं जब वर्णमाला पढ़ाया था तो वहां पे अनुनासिक और अननुनासिक बताया था। अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक वर्ण और अननुनासिक वर्ण मैंने वर्णमाला चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, या जो लोग पढ़े थे उनको पता होगा, है ना। तो अनुनासिक की मैंने परिभाषा लिखवाई हुई थी, अनुनासिक की मैंने परिभाषा लिखवाई हुई थी कि मुख नासिका वचनोनुनासिक। ये देखिए, मुख नासिका वचनोनुनासिक, ये अनुनासिक वर्ण की मैंने परिभाषा लिखवाई हुई थी। तो मुख नासिका वचनोनुनासिका का मतलब ये हुआ कि मुख के साथ साथ नासिका से वचन माने बोले जाने वाले, तो मुख के साथ साथ नासिका से बोले जाने वाले वर्णों को अनुनासिक माने अनुनासिक कहते हैं। बोलिए, लिखवाया था कि नहीं? वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, या जो लोग क्लास किए थे, जो लोग वीडियो देखे थे, वो समझ रहे होंगे, है ना। तो मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये अनुनासिक की परिभाषा लिखवाया था कि मुख के साथ साथ नासिका से वचन, है ना, संधि हो गया है, वचन धन अनुनासिका वचनोनुनासिका, ये दीर्घ विसर्ग संधि हो गया है। तो मुख के साथ साथ नासिका से बोले जाने वाले, वचन माने बोले जाने वाले या उच्चरित होने वाले, तो मुख के साथ साथ नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। अगर ये परिभाषा आपको पता रहा होगा तो आप बी वाला ऑप्शन कर लिए होंगे। भाई अनुनासिक प्रत्यय होता नहीं है, अनुनासिक विसर्ग होता नहीं है ना। तो अगर परिभाषा आपको याद होगा तो देखिए साफ साफ वही परिभाषा उतार दिया है भाई, जो बी वाला विकल्प है ना, वो अनुनासिक की परिभाषा दिया है, ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अच्छा एक बात देखिए, तो फिलहाल आपका ये वाला विकल्प सही होगा। अच्छा एक चीज और देखिए, कितना भी गैर गुजरा होगा, कितना भी कमजोर अभ्यर्थी रहा होगा, वो ए यानी कि प्रत्यय वाला विकल्प तो नहीं किया होगा, विसर्ग वाला विकल्प तो नहीं किया होगा, इन दोनों में फंसा होगा, है ना। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से बाहर निकलती है, और इस वाले, इन दोनों विकल्प में फंसा होगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो फिर ये गलत है, ऐसा उसको लगा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि भाई जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से बाहर निकलती है, सिर्फ नासिका की बात कर रहा है। भाई किसी भी ध्वनि का जब आप उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ण का जब आप उच्चारण करते हैं, तो मुख का तो प्रयोग करेंगे ना, खाली नाक से बोल देंगे। सिर्फ नाक से बोल के दिखाइए, आप मुख बंद किए रहिए और सिर्फ नाक से बोल के दिखाइए। सिर्फ नाक से आप किसी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। और इसमें लिखा है नाक, है ना, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से बाहर निकलती है, यानी कि सिर्फ नासिका की बात कर रहा है। जबकि सही क्या है? मुख के साथ साथ नासिका, मुख का इस्तेमाल, मुख का प्रयोग, मुख का, है ना, यूज तो हम करेंगे, साथ साथ नासिका का भी प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला जुला करके थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो उसको लगा होगा कि ये गलत है। और दूसरी बात,
एक और तरीका है मतलब इसको गलत छांटने का, देखा है ऐसे व्यंजन, एक बार जान लीजिए जो अनुनासिक वर्ण होते हैं वो स्वर से संबंधित होते हैं, यानी कि जो अनुनासिक है ये अनुनासिक ये स्वरों का गुण है भैया, ये स्वरों का गुण है। अनुनासिक किसका गुण है जी? स्वरों का गुण है। अनुनासिक किसका कैरेक्टरिस्टिक है? स्वरों का। अनुनासिक किससे संबद्ध है? स्वरों से। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ऐसे व्यंजन, तो ये व्यंजन देख करके ही आपका ये विकल्प गलत हो गया। तो आपका सही विकल्प फिलहाल कौन सा है? बी वाला, ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। तो अगर परिभाषा याद होगा तो भी आप कर लिए होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे कि भाई खाली नाक से ध्वनि बाहर नहीं निकलती है, तो भी आप इसको गलत करके इसको सही कर लिए होंगे। और अगर आपको ये पता होगा कि अनुनासिक स्वरों का गुण है, व्यंजन का नहीं, तो ये व्यंजन शब्द देखते ही आप इसको एलिमिनेट कर दिए होंगे। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न था भाई, मजा आ गया। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इसको मिटाता हूँ। तो अपना सीरीज देख लीजिएगा, उस सीरीज में ये प्रश्न किस नंबर पे है उसका ये वाला विकल्प आप सही कर लीजिएगा। और पूरे विश्वास के साथ मैं ये विश्लेषण करवा रहा हूँ और उत्तर दे रहा हूँ। आयोग का जब आंसर किया आएगा तो देखिएगा पूरा का पूरा मैच करेगा आपसे, या जो मैं करवा रहा हूँ, जो मैं आंसर दे रहा हूँ, इस आंसर से आयोग जो आंसर देगा बिल्कुल मैच करेगा। इसको लिख के ले लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या बेहतरीन प्रश्न है। अब बताइए रटने वाले लोग इसको कर पाए होंगे? नहीं कर पाए होंगे। लिखा है स्वर तंत्री के बीच, लिखा है स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? छिद्र से क्या गुजरती है ना? आप बताइए। तैयारी करते समय इन सब बिंदुओं पर किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा, नहीं गया होगा, क्योंकि वो तो कुछ और ही पढ़ रहे थे। और मैं बार बार कहता हूं कि भाई साहब अब ट्रेंड बदल चुका है, अब पूछे जाने वाले प्रश्नों को पूरा पूरा वही कर पाएगा जिसका पकड़ अच्छा होगा, बेस अच्छा होगा, है ना। खैर, तो स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? अब पहला दिया हुआ है रक्त, दूसरा दिया हुआ है भोजन, ठीक, तीसरा दिया हुआ है हवा, और चौथा दिया हुआ है पानी। अपने सीरीज में देख लीजिएगा ये प्रश्न किस नंबर पे है और देख लीजिएगा। अब जो लोग मेरी क्लास किए थे या आप भी जाकर के वर्णमाला वाला वीडियो देखिएगा, तो पढ़ाते समय मैंने स्वर तंत्री का जिक्र किया हुआ है, स्वर तंत्री का जिक्र किया हुआ है। इंग्लिश में इसी को वोकल कॉर्ड्स मैंने बताया था। ठीक है, और स्वर तंत्री का जिक्र मैंने किया है, स्वर तंत्री पर मैंने बात की है। स्वर तंत्री पर मैंने बात कहाँ की है? जब मैं सघोष पढ़ा रहा था, सघोष वर्ण। ठीक है, तो सघोष वर्ण की परिभाषा बताते समय मैंने यही कहा था कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में घोष यानी कि गूंज होती है या कंपन होता है। तो स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन किसका होता है? वायु का। पूरा एकदम डायग्राम बना के मैंने समझाया हुआ है, जाके वीडियो देखिएगा, है ना। मैंने कहा था मानव जो गला है, जो गला है हमारा, इसमें पतली पतली धागे नुमा संरचना होती है, इसी को स्वर तंत्री कहते हैं, स्वर तंत्री कहते हैं, है ना। और जो जीवधारी है वो मुख से वायु को अंदर लेता है, फिर मुख से वायु को बाहर छोड़ता भी है, यानी कि ये वायु के आने की, वायु के अंदर आने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मुख से वायु लेने की प्रक्रिया, मुख से वायु अंदर लेने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसी को हम सांस लेने की क्रिया कहते हैं। तो जब आप मुख से वायु को अंदर लेते हैं तो गले में जो स्वर तंत्रियां है ना, उस हवा के कारण आपस में क्या करती हैं? टकराने लगती हैं। जबकि पतली पतली है ना, बेहद एकदम धागा जैसा होता है, धागा जैसा संरचना होता है स्वर तंत्री का। तो हवा जब आप पास करती है अंदर, तो रास्ते में पड़ता है स्वर तंत्री, तो हवा की वजह से वो क्या करती हैं? टकराने लगती हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? हवा। अगर मेरी ये वाली बात आप सुने होंगे, ये वाला लेक्चर देखे होंगे, तो आप आराम से कर लिए होंगे। यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? हवा। स्वर तंत्री के बीच से रक्त नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, सही विकल्प क्या होगा? हवा। तो वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको सारी चीजें बताई गई होंगी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा भाई? हवा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। लिखा है जगत धन आनंद, जगत धन आनंद। अपने सीरीज में
देख लीजिएगा किस नंबर पे ये सवाल है। जगत धन आनंद का संधि रूप पूछा है। संधि रूप, बेहतरीन प्रश्न है, सब बढ़िया है। तो आप देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। आप एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रथमाक्षर के बाद सघोष आए तो प्रथमाक्षर किसमें बदल जाता है? तृतीय अक्षर में। ये नियम जाकर के देख लीजिएगा व्यंजन संधि का। हिंदी में मैंने लिखवाया था, नियम नंबर 3 या 4 लिखवाया होगा, नियम नंबर शायद 3 मैंने हिंदी में लिखवाया था। और संस्कृत में देखें तो इसी को जस्तो संधि में आएगा। ये संस्कृत में देखेंगे तो जस्तो संधि में आएगा, है ना। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, तो फिर से देख लीजिए। अगर 1 के बाद 3 या 4 या 5 में से कुछ भी आता है तो 1 किस में चेंज हो जाएगा? 3 में। यानी कि क च ट त प, 1 माने पहला प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। तो क च ट त प, भाई क वर्ग का क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है, प वर्ग का प है, यही तो प्रथमाक्षर होगा। और 3 का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, 4 का मतलब प्रत्येक वर्ग का चौथा, 5 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवा। ये ग ज ढ ध ब, ये घ झ ढ ध ब, ये न न म। तो अगर किसी भी प्रथमाक्षर के बाद कोई भी तृतीयाक्षर या चतुर्थाक्षर या पंचमाक्षर आता है तो प्रथमाक्षर किसमें बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में। तो ये देखिए त प्रथमाक्षर है, ये देखिए प्रथमाक्षर त के बाद, अच्छा इसमें स्वर का भी जिक्र था, है ना, स्वर आए तो भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे त प्रथमाक्षर के बाद स्वर आया, तो ऐसे कंडीशन में प्रथमाक्षर के बाद जब स्वर आएगा तो प्रथमाक्षर 3 में बदलने का नियम है, तो ये थर्ड में बदल जाएगा। तो त का थर्ड माने त वर्ग का तीसरा अक्षर, त थ द, तो ये दम बदल गया, तो ये त हो गया कैंसिल। अब देखिए ज ग और द से आ मिल जाएगा तो दा हो जाएगा, और नंद यहाँ पे बचा था तो क्या बन गया भाई? जगदानंद बन गया। क्या बन गया? जगदानंद। तो जगत धन आनंद का संधि रूप क्या होगा? जगदानंद। मेरे पास जो पेपर है इसमें विकल्प डी दिया हुआ है, जगदानंद। तो आप अपने में देख लीजिएगा कि कौन सा विकल्प दिया हुआ है ना। तो जगदानंद बनेगा। यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, एक दिया है जगतानंद, एक विकल्प दिया है जगतानंद, एक विकल्प दिया है जगता आनंद, एक विकल्प दिया है आनंद जग, और एक विकल्प दिया है जगदानंद। तो ये जो देखो जगदानंद यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ना। सोशल मीडिया पे कल मैं देख रहा था तो लोग उसमें लिखे हुए थे कि हिंदी संस्कृत को छोड़ करके बाकी पेपर आसान। मैं कहता हूँ सबसे आसान तो हिंदी संस्कृत है, बशर्ते आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, है ना। लोग कह रहे थे कि भाई हिंदी और संस्कृत का लेवल थोड़ा, अब उनकी व्यक्तिगत राय रही होगी, हो सकता है आपको आसान हिंदी संस्कृत लग रहा हो जैसे मुझे आसान लग रहा है। उनकी व्यक्तिगत राय थी कि भाई हिंदी और संस्कृत के अलावा बाकी पेपर आसान था, जबकि सही बताएं तो हिंदी संस्कृत में कोई दम ही नहीं है। बशर्ते मैं फिर से कह रहा हूँ आपकी बेस, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, रट्टू नहीं होना चाहिए। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द पूछा है, निम्न में से तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम माने संस्कृत रूप वाला, तो एक है प्यारा, एक विकल्प दिया है प्यास, एक विकल्प दिया है पिपासा, और एक विकल्प दिया है दिया। तो तत्सम माने होता है, तत्सम माने होता है संस्कृत मूल का, है ना, संस्कृत मूल का। तो तत्सम माने संस्कृत मूल का, तो प्यारा संस्कृत का शब्द है नहीं, प्यास संस्कृत का शब्द है नहीं, दिया संस्कृत का शब्द है नहीं, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पिपासा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? पिपासा। अपने सीरीज में देख लीजिएगा ये किस नंबर का प्रश्न है, और सही विकल्प यहाँ पे किस विकल्प में दिया हुआ है, पिपासा यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए फिर लिखा है लोक धन ईश्वर का संधि रूप क्या होगा। ये देखिए किस नंबर पे है आपके क्वेश्चन पेपर में, देख लीजिएगा। लोक धन ईश्वर का संधि रूप पूछा है, लोक धन ईश्वर का संधि रूप पूछा है। अब बताइए बहुत आसान है ना, अगर आपको समझाने के लिए हम इसको ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, बस क का वर्ड विन्यास कर दिया मैं आपको समझाने के लिए, और इधर ईश्वर है, तो अ के बाद ई आ रहा है तो कौन सी संधि होगी जी? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि होगी।
आ के बाद ई आए, चाहे आ के बाद उ आए, चाहे आ के बाद री आए, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। और आ और ई दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा? ए। तो जब आ और ई मिलके ए बन गया तो आ भी खत्म और ई भी खत्म, क्योंकि दोनों तो इसमें कन्वर्ट हो गए ना। अब देखिए लो पहले से है और क से ए मिला देंगे तो के हो जाएगा, और ये स्वर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लोकेश्वर। देख लीजिएगा कौन सा विकल्प है मेरे पेपर में। तो विकल्प दिया है लोकस्वर दिया है, एक विकल्प दिया लोकस्वर, एक विकल्प दिया है लोकेश्वर्य, एक विकल्प दिया है लोकेश्वरी, और एक विकल्प दिया है लोकेश्वर। तो जिनको संधि का ज्ञान रहा होगा वो समझ गए होंगे क्या बन रहा है जी? लोकेश्वर। कौन सा विकल्प हो जाएगा इसमें? डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला, लोकेश्वर। अपना देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन पेपर है, हिंदी का भी संस्कृत का भी। मैं कल ही सॉल्व कराया होता, लेकिन कल मुझे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ था। रात में मैं काफ़ी लेट पहुंचा, करीब 9:30 बजे पहुंचा, और 9:30 बजे मैं शुरू करना भी चाहा तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से मैं कल करवा नहीं पाया। नहीं तो मैं कल ही करवाने वाला था। मतलब बहुत बढ़िया पेपर, देख लीजिएगा। अब देखिए लिखा हुआ है यह भारतीय सेना है। क्या बेहतरीन प्रश्न बनाए हैं भाई। मेरे हिसाब से मैं फिर तारीफ कर रहा हूं उनकी, जिन्होंने ये पेपर बनाया है। सैल्यूट, बहुत बढ़िया पेपर सेटर रहे हैं। मतलब आउटडेटेड जो बहुत पुरानी परंपरा पे चला रहा है ना, उस परंपरा पे प्रश्न नहीं बनाया है, नया कुछ नया किया है। यह भारतीय सेना है, लिखा है यह भारतीय सेना है, यह भारतीय सेना है। तो यह भारतीय सेना है में कौन सी संज्ञा है ना? इस वाक्य में संज्ञा पूछ रहा है। मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख रहा हूं, बाकी आप देखिएगा आपके पेपर में यही प्रश्न होगा। किस नंबर पे है ये अलग बात है। अगर ये वाली सीरीज होगी तो 36 नंबर का प्रश्न होगा, अगर ये वाली सीरीज नहीं होगी तो आगे पीछे कहीं न कहीं ये होगा। तो यह भारतीय सेना है में कौन सी संज्ञा है? तो भाई देखिए ये तो संज्ञा है नहीं, भारतीय ये तो विशेषण है ना। मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था कि अगर ई प्रत्यय है तो वो ई प्रत्यय वाला शब्द क्या होता है जी? विशेषण होता है। बताया था, जाके वीडियो देख लीजिएगा। जैसे राष्ट्रीय में देखिए ई है तो राष्ट्रीय विशेषण हो गया, जैसे जातीय है तो जातीय में ई है तो विशेषण हो गया, ऐसे भारतीय है तो भारतीय में ई प्रत्यय है तो ये विशेषण हो गया। तो ये तो संज्ञा है नहीं, आपसे संज्ञा पूछ रहा है। भारतीय शब्द विशेषण है, संज्ञा क्या है? सेना। और जाके वीडियो देखेगा, मैंने बताया हुआ था, सेना हो गया, घौद हो गया, झुंड हो गया, भीड़ हो गया, ये सब कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। तो आपसे पूछा है कि यह भारतीय सेना है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो सेना यहाँ पे संज्ञा है, और सेना कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिनका आज पेपर है उनको ढेर सारी हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन थोड़ा सा अगर सेकंड मीटिंग में है तो आपके पास ये समय है, थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे समूहवाचक में भीड़ हो गया, समूहवाचक में झुंड हो गया, समूहवाचक में घौद हो गया, समूहवाचक में कुंज हो गया, समूहवाचक में पुंज हो गया, समूहवाचक में मंडल हो गया, समूहवाचक में गिरोह हो गया, समूहवाचक में सभा हो गया, है ना। इस तरीके से कक्षा हो गया, समूहवाचक में पुस्तकालय हो गया। ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि समय नहीं है, अभी विद्यालय भी जाना है, और अभी संस्कृत भी अगर समय शेष रहा तो संस्कृत भी कराना है। इस नाते हम बहुत ज़्यादा इसमें समझाएंगे नहीं, बस इतना जान लीजिए यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। इस सीरीज में जो विकल्प दिया है वो ए वाला विकल्प दिया है, समूहवाचक संज्ञा, वही सही विकल्प होगा। हाँ, अगला देखिए, लिखा है विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है। 37 नंबर का प्रश्न है, विधि। लिखा है विधि शब्द के अनेकार्थी, विधि शब्द के अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है। विधि शब्द के अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। बेहतरीन, हर प्रश्न बहुत बढ़िया है। उसे पहचानिए, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ए ऑप्शन दिए हैं अवधि, बी ऑप्शन दिए हैं पद्धति,
सी ऑप्शन दिए हैं कानून और डी ऑप्शन दिए हैं ब्रह्मा। प्रश्न अब समझ रहे हैं ना। कह रहा विधि शब्द के अनेकार्थी, अनेकार्थी समझते हैं जिसके अनेक अर्थ हों। जैसे कर है ना, मैं आपको बता दूं, जैसे कर है तो कर माने क्या क्या होता है। कर माने हाथ भी होता है, कर माने हाथी का सूंड भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है ना, इस तरीके से। तो कर के अनेक अर्थ हुए, इस नाते कर अनेकार्थी हुआ। ऐसे ही विधि शब्द भी अनेकार्थी है, इसके भी अनेक अर्थ हैं। उन अर्थों में से एक गलत है, वो पहचानना है। तो अब अगर आपको भाई शब्दार्थ तैयार होगा तो आप कर लिए होंगे, है ना। वोकैब जिसे कहते हैं, वोकैब अगर आपकी अच्छी होगी तो आप कर लिए होंगे ना भैया। वोकैब अगर आपकी अच्छी है तो कर लिए होंगे। तो विधि माने ब्रह्मा भी होता है, जान लीजिए। विधि माने कानून तो होता ही, आप जानते ही हैं। विधि माने पद्धति भी होता है, जिसे सिस्टम कहते हैं। और अवधि नहीं होता। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए वाला। इस सीरीज में 37 नंबर का ए विकल्प सही है। आपकी सीरीज में ये प्रश्न किस नंबर पे है, उसका ये विकल्प किस नंबर पे है, आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अवधि यहाँ पे सही उत्तर होगा। विधि शब्द के अनेक अर्थी शब्दों में तो विधि शब्द का अर्थ पद्धति, कानून, ब्रह्मा तीनों है। अवधि ये विधि का अर्थ नहीं है। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अवधि। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, लिखा है निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है। कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप अपने सीरीज में, अपने प्रश्न पत्र में ढूंढते रहिए कि ये वाला प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में किस नंबर पे है। जैसे इस सीरीज में तो 38 नंबर पे ये प्रश्न है, आपके सीरीज में किस नंबर पे है आप ढूंढते रहिए जब तक मैं लिख रहा हूं। तो ए वाला ऑप्शन दिया है, जब मैं घर पहुंचा तब। जब मैं घर पहुंचा तब, कॉमा लगा दिया और फिर लिखा वह सो रहा था। वह सो रहा था। फिर बी, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। सी वाला दिया है, जब कॉमा मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। वह सो रहा था। और डी, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा कॉमा तब वह सो रहा था, है ना। ये 4 विकल्प है। सही विराम चिन्ह सहित कौन सा विकल्प है। देखिए सब में, चारों विकल्पों में वही एक ही बात लिखी गई है, बस कॉमा यानी कि जिसे हम ये अल्प विराम कहते हैं और पूर्ण विराम, 2 ही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है भाई। इन वाक्यों में, इन विकल्पों में 2 ही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना। ये देखिए कॉमा और फुल स्टॉप, यानी कि अल्प विराम और पूर्ण विराम। तो इसमें तो ही नहीं है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है। सही उत्तर आपका ये वाला हो जाएगा, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। ठीक है, जब और तब, है ना। ये आपका एक उपवाक्य है, ये आपका दूसरा उपवाक्य है। ठीक, और 2 उपवाक्यों के बीच में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। आप अल्प विराम, उसे कौन सा विराम चिन्ह कहेंगे भैया, अल्प विराम। अल्प विराम को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉमा। अब अल्प विराम या कॉमा का जब आप प्रयोग देखेंगे जाकर के किताबों में या यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्प विराम का प्रयोग, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो 2 वाक्यों को पृथक करने के लिए, यानी कि 2 वाक्यों के बीच में, 2 उपवाक्यों को पृथक करने के लिए 2 उपवाक्यों के बीच में लगाया जाता है। तो जब मैं घर पहुंचा, एक उपवाक्य ये है, ठीक है भैया, उपवाक्य नंबर 1। और तब वह सो रहा था, दूसरा उपवाक्य ये है। अब चूंकि 2 उपवाक्य है तो दोनों उपवाक्यों के बीच में ये कॉमा का प्रयोग होगा। तो यहाँ कॉमा का प्रयोग बीच में हुआ, इस नाते आपका सही विकल्प डी वाला है। अच्छे से देख लीजिएगा और आप मार्क कर लीजिएगा। एक भी उत्तर जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है आयोग से डिफर नहीं होगा।
ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूँ। तो ज़्यादा दिन नहीं, जल्दी ही आंसर की आयोग का आएगा, तो आप देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा, सब सेम टू सेम यही रहेगा। चलिए इसको मिटाता हूँ। है ना, थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं भाई, तमाम मतलब स्कूल का भी काम है और भी काम, नहीं तो मेरा बस चलता ना, तो जैसे ही कल पेपर खत्म हुआ वैसे ही मैं आंसर की आपको दे दिया होता। पेपर देख करके इतना मैं खुश हुआ, लेकिन नहीं, कुछ मजबूरियां थी। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये मुहावरा पूछा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये तो खैर आसान है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ पूछा है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो पहला विकल्प दिया है ईंट पर पत्थर मारना। ईंट पर पत्थर मारना, ये तो हर कोई कर लिया होगा, है ना, क्योंकि बहुत प्रचलित मुहावरा है। दूसरा है कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना, बताइए होगा ये सब। सी दिया है मुर्दे को, नहीं, सी दिया है करारा जवाब देना। करारा जवाब देना, आप कहेंगे बस बस यही है, बिल्कुल यही है, करारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना माने करारा जवाब देना। और डी दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है भैया, करारा जवाब देना। आप देख लीजिएगा आपके क्वेश्चन बुकलेट में किस नंबर पे क्वेश्चन है, और उसका सही विकल्प होगा करारा जवाब देना। ठीक है, फिर लिखा है गड़े मुर्दे उखाड़ना। एक मुहावरा और उसके जस्ट बाद दिया है, उसी मुहावरे के जस्ट बाद दिया है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ पूछा है, तो भाई गड़ा मुर्दा ना उखाड़ो लोग बोलते हैं ना, तो पुरानी बातों को याद करना, ऐसा एक विकल्प दिया हुआ है हमारे इस वाले सीरीज में। डी वाले विकल्प दिया है पुरानी बातों को याद करना, यही सही विकल्प होगा, है ना। सी विकल्प दिया है, लिख ही देते हैं, मुर्दे को मलबे से निकालना। बताइए ये सब होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ यही होगा, मुर्दे को मलबे से निकालना? बिल्कुल नहीं, है ना, आप तो किए ही नहीं होंगे इसको। और गड्ढे से मुर्दा निकालना, एक विकल्प ये भी दिया है, गड्ढे से मुर्दा निकालना। बताइए ये सब किए होंगे आप? बिल्कुल नहीं किए होंगे। जो बहुत ही गैर गुजरे होंगे, जो खाली जंगल मंगल बुद्ध भगवान यानी कि एकदम खाली तुक्का पर डिपेंडेंट होंगे, वही जाके कहीं अटका दिए होंगे, नहीं तो ये सबको पता है भाई, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये सब बड़े प्रचलित मुहावरे हैं, आप किए होंगे। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, पुरानी बातों को याद करना। एक और दिया था ए वाला ऑप्शन, बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना है, तो ये तो अर्थ होगा आंखों का तारा। अगर आपसे ये पूछा होता आंखों का तारा या आंख की पुतली, आंखों का तारा या आंख की पुतली, अगर ऐसा मुहावरा कर पूछा था तो बहुत प्यारा होना ये वाला विकल्प हो जाता। लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहा है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को याद करना, ये सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए अपने में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? बेहतरीन भाई, इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? मैं इतना खुश हूं पेपर देख करके, मतलब ये प्रश्न की प्रकृति दे या प्रश्नों को देख करके मुझे लगा कि मेरे जैसा कोई पेपर सेटर रहा होगा। प्रश्न बनाने वाले ने जो प्रश्न बनाया वो बिल्कुल मेरी विचारधारा का रहा होगा। अगर मैं प्रश्न बनाता, भगवान अगर वो मौका हमको देते, तो मैं भी इसी टाइप का सब मतलब बनाता, मतलब जिससे आपका सही मामले में मूल्यांकन हो पाए। तो गोदान किसकी रचना है, और वो मतलब सब आउटडेटेड जो एकदम नहीं मजा आता वो प्रश्न, ये सब प्रश्न अच्छे हैं। इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? अब जिसका ग्रामर अच्छा होगा, जिसकी हिंदी पकड़ अच्छी होगी, वो किया होगा, है ना। सागत्यम ऐसे लिखा है, फिर लिखा है सांगत्य, और फिर ऐसे लिखा है सी वाला सागंत्य, और फिर डी वाला लिखा है सांगत्य। तो इसमें सही विकल्प आपका यही डी वाला होगा। आपके बुकलेट में, आपके है ना प्रश्न पत्र में
किस नंबर पे ये प्रश्न है देख लीजिएगा। इस वाली सीरीज में तो 41 नंबर पे है, आपने किस नंबर पे देख लीजिएगा। और 41 नंबर पे ये डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सांगत्य। सांगत्य माने साथ साथ चलना, ठीक है। तो बाकी ये सब गलत है, ये हो जाएगा सांगत्य, साथ साथ चलना का अर्थ में आता है ये शब्द सांगत्य, ठीक। इसको मिटाएं, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है निम्नलिखित में, क्या बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। क्रिया को चयनित कीजिए, ये प्रश्न है भैया। एक कर्मक द्विकर्मक से भी सवाल पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है श्याम पानी पीता है, श्याम पानी पीता है। हाँ, पेपर में ही शाम लिखा है, मिसप्रिंट हो गया होगा, ये शाम नहीं श्याम होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतने समझदार हैं कि आप शाम को श्याम समझ करके आंसर किए होंगे। रेखा ने अनु को पुस्तक दी, रेखा ने अनु को पुस्तक दी। फिर सी वाला विकल्प है शंकर ने साधु को भिक्षा दी, शंकर ने साधु को भिक्षा दी। और डी वाला विकल्प है बसवा ने कमला को कलम दी, बसवा ने कमला को कलम दी। भाई साहब अगर मेरी क्लास किए होंगे तो आपको ये सारे प्रश्न आराम से हो गए होंगे आपसे। खैर इस पे मैं अपनी क्लास पे बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत समय ज़्यादा हो रहा है, मुझे स्कूल भी जाना है ना। बस इतना कहूँगा कि अगर आप मुझसे अभी तक नहीं जुड़े थे, आप भविष्य में फिर से कोई परीक्षा देने वाले हैं, तो प्लीज़ जुड़ जाइए, बहुत आपका फ़ायदा होगा, है ना। जो मेरी क्लास से जुड़ा होगा, ईमानदारी से अगर वो महसूस करे, तो मैं इन सभी प्रकार के प्रश्नों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, है ना भाई। एक कर्मक माने एक कर्म वाला। आप बताइए, जो लोग मेरा क्लास किए थे, क्या मैं ये नहीं बताया था कि किसी वाक्य में एक भी कर्म नहीं हो सकता, किसी वाक्य में एक कर्म भी हो सकता है और किसी वाक्य में दो कर्म भी हो सकता है। कर्म की 3 कंडीशन मैंने बताया था, किसी वाक्य में कर्म की 3 स्थितियां बताया था। पहला, कर्म नहीं हो सकता, दूसरा एक कर्म हो सकता है और दूसरा 2 कर्म हो सकता है। 2 से ज्यादा कर्म नहीं होते हैं। अगर 2 कर्म है तो उसमें एक प्रत्यक्ष कर्म एक अप्रत्यक्ष कर्म मैंने बताया हुआ। अगर 2 कर्म है तो उसमें एक प्रत्यक्ष कर्म एक अप्रत्यक्ष कर्म मैंने पढ़ाया है। तो भाई जैसे अगर कहूँ वह दौड़ता है, तो वह दौड़ता है, इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, ठीक। फिर मैंने कहा वह खाता है, तो वह आम खाता है, तो वह आम खाता है में एक कर्म है। और अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाता है, इसमें 2 कर्म है, ठीक है। देखिए कर्म हम कैसे जानेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्रिया के पहले, कहाँ, क्रिया के पहले किसी वाक्य में जो क्रिया दिया हुआ है उस क्रिया में क्या से प्रश्न करिए अथवा किसको से प्रश्न करिए, जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। अगर क्या से भी उत्तर मिल रहा है, किसको से भी उत्तर मिल रहा है, तो इसका मतलब उस वाक्य में 2 कर्म है। और सिर्फ किसी एक से उत्तर मिल रहा है, सिर्फ क्या से उत्तर मिल रहा है, मतलब क्रिया में सिर्फ क्या लगा करके प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक कर्म है। अब देखिए पीता है के पहले क्या लगाइए, क्या पीता है, पानी, ये कर्म दे दिया कि नहीं दे दिया। अच्छा यहाँ देखिए पुस्तक दी क्रिया है, दी क्या है, क्रिया। भाई देना से बना है ना, देना का भूतकाल है ये, तो दी, क्या दी, पुस्तक, ये कर्म हो गया। किसको दी, अनु को, ये भी कर्म हो गया। तो इसका मतलब इस बी वाले वाक्य में 2 कर्म है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आपसे एक कर्म पूछा है, ठीक। देखिए यहाँ भी दी, वही बात है, क्या दी, भिक्षा दी, ये कर्म हो गया। किसको दी, साधु को दी, ये भी कर्म हो गया। तो इस वाक्य में भी 2 कर्म है, ये भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ भी वही सिस्टम है, दी, क्या दी, कलम दी, ये भी कर्म हो गया। और किसको दी, कमला को दी, तो ये भी कर्म हो गया, मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। माने बी, सी और डी वाले विकल्प में 2-2 कर्म दिया हुआ है,
बी, सी और डी वाले वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया है। कौन सा? द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? एक कर्मक। तो एक कर्मक आपका किसमें है? ए वाले में, शाम पानी पीता है, यही सही विकल्प होगा। 42 नंबर का, 42 नंबर का ए वाला विकल्प सही होगा इस सीरीज में। आपके पेपर में ये प्रश्न किस क्रमांक पर है और उसका ये वाला विकल्प कहाँ है देख लीजिएगा। फिलहाल सही यही है। मैं 100% तो गारंटी कोई नहीं लेता, 99%, और जो 100% गारंटी ले उससे बड़ा बेवकूफ और मूर्ख कोई नहीं है। 100% गारंटी यार किस चीज में नहीं, 99% में गारंटी लेता हूं कि जो मैं आंसर दे रहा हूं, आयोग का जब आंसर किया आएगा तो उसे 99% में गारंटी ले रहा हूं सब हूबहू मैच करेगा। इसको मिटाता हूं। ये सब पढ़ाया हूं, आप जबरदस्ती बतियाइए कि नहीं नहीं कुछ नहीं तो फिर अलग बात है। ये सारी चीजें मैं बताया हूं और मैं बार बार कहता हूं कि भाई परंपरा, मैं शुरुआत में भी यही चीज सब बोल रहा था वीडियो में कि परंपरा बदल चुकी है। मैं टीजीटी का पेपर, पीजीटी का पेपर देखने के बाद यही समझ में आया कि अब प्रश्न वही कर पाएंगे जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होगी। रट्टू तोता लोग नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाए होंगे। आसान भले है, आसान उन्हीं को लग रहा है जिनका पकड़ अच्छा है। जिनके पकड़ अच्छा नहीं उनको यही प्रश्न सब काट रहा होगा, है ना। लिखा है का पुरुष का, 43 नंबर का देखिए प्रश्न है, का पुरुष, बेहतरीन है। बताइए का पुरुष का सही समास विग्रह, का सही समास विग्रह। अब बताइए, कहिए नहीं बताए हैं। इसको मैं इंपॉर्टेंट भी बताया था पढ़ाते समय, मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी बताया था। ठीक है। तो का पुरुष का सही समास विग्रह पहला दिया है पुरुष में कायरता, पुरुष में कायरता। और बी विकल्प दिया है कायर पुरुष में, कायर पुरुष में। और सी विकल्प दिया है कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। और डी विकल्प दिया है का पुरुष। ठीक है। तो समास विग्रह पूछ रहा है का पुरुष का, और डी विकल्प का पुरुष दे ही दिया, तब तो ये होगा ही नहीं, कुछ इसने किया ही नहीं। अगर आपको पता होगा का पुरुष जो शब्द है, ये जो समस्त पद है, मैं समझा रहा हूं, ये तो आपका प्रश्न हो गया, ये आपका विकल्प हो गया। अब ये मेरी तरफ से समझिए, यहाँ का पुरुष, इसमें दो पद है। मैंने आपको बताया था कोई भी समस्त पद होगा या कोई भी शब्द होगा जिसमें समास हुआ है उसमें दो पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। मैं बार बार आपसे यही कहता था कि आप समास तब बता पाएंगे जब आप पूर्व पद और उत्तर पद चिन्हित करेंगे। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा भाई पूर्व पद क्या उत्तर पद क्या है, तब फिर नहीं कर पाएंगे। पूर्व पद उत्तर पद पहले आप देखिए, ढूंढिए कि उस शब्द में पूर्व पद उत्तर पद क्या है, फिर उन दोनों में किस प्रकार से रिलेशन बन रहा है। अगर आप यहाँ तक पकड़ पहुंच गए, फिर से सुनिए, किसी शब्द में पूर्व पद उत्तर पद पहले देखिए, फिर देखिए उन दोनों पदों में रिलेशन कैसा है, संबंध किस प्रकार का है, विशेषण विशेष्य का संबंध है कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है कि संख्या वगैरह है, तब आप आराम से समास का नाम बता ले जाएंगे या समास विग्रह कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूर्व पद उत्तर पद ही नहीं समझ में आ रहा है तब फिर आप नहीं कर पाएंगे। एकदम साफ साफ मैं बता दूं। अब देखिए का पुरुष में उत्तर पद साफ साफ आपको पुरुष दिख रहा है ना, ये आपका उत्तर पद है, और पूर्व पद क्या बच गया, का, ये आपका पूर्व पद है। ठीक है। अब आपको इतना पता होना चाहिए का अथवा कु, का अथवा कु माने होता है बुरा, का माने बुरा, कु माने बुरा। का अथवा कु का क्या मतलब होता है जी, बुरा। तो का मतलब बुरा और पुरुष का मतलब पुरुष। तो अगर का मतलब बुरा होता है तो बुरा विशेषण है कि नहीं है, अच्छा बुरा मोटा पतला सब विशेषण ही तो है। और पुरुष ये हो गया विशेष्य, क्योंकि जिसके लिए विशेषण प्रयुक्त हो उसी को विशेष्य कहते हैं। तो का पुरुष में, का पुरुष शब्द में या का पुरुष समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच किस प्रकार का संबंध है, विशेषण विशेष्य का संबंध है। और जहां विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक। तो अगर कर्मधारय समास है तो फिर ये में वाला उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि में तो विभक्ति का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है जी, तत्पुरुष समास में। कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तत्पुरुष समास में। तो चूंकि इसमें विशेषण विशेष्य है तो कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास है तो ये होगा नहीं। और देखिए यहाँ भी में का प्रयोग हुआ, ये भी नहीं होगा, और ये पहले ही कैंसिल। तो फिर बचा क्या आपके पास, कायर है जो पुरुष, ये सही विकल्प होगा, कायर है जो पुरुष। जैसे नीलोत्पल या नीलकमल था ना, तो जब नीलकमल था भाई, तो नीलकमल में नीला विशेषण है, कमल विशेष्य है,
तो विशेषण विशेष्य का जब मैं आपको समास विग्रह करवाया था तो क्या बताया था, नीला है जो कमल, यानी कि आपको पहले विशेषण लिखना है विग्रह करते समय, फिर है जो लिखना है, फिर विशेष्य लिखना है, यही फॉर्मूला बताया था ना। तो पहले विशेषण लिख दीजिए। तो का माने कायर, कहेंगे आप तो बुरा बताए थे। हाँ, का माने या को माने बुरा होता है, कायर वही तो सेंस रहेगा, कायर बुरा एक ही बात है। तो पहले विशेषण लिख दीजिए। तो विशेषण क्या है इसमें, का माने कायर लिख दिया, फिर है जो लिख दिया, फिर विशेष्य लिखना है, पुरुष लिख दिया। तो कायर है जो पुरुष, ये सही विकल्प होगा। मिटा दें इसको, चलिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है? ये 44 नंबर का प्रश्न है। राधा आ गई परंतु, राधा आ गई परंतु, ध्यान दीजिएगा ये मैं सेकंड शिफ्ट का करवा रहा हूं, सेकंड शिफ्ट का मैं हल करवा रहा हूं, है ना। राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, श्यामा अभी तक नहीं आई, ठीक। राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यहाँ श्यामा ही लिखा है, ऐसा मत सोचिएगा मैंने गलत लिखा है, नहीं, पेपर में ही श्यामा छपा है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। सही शब्द क्या है, श्यामा, सही शब्द क्या होना चाहिए, श्यामा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इतने समझदार हैं कि श्यामा को श्यामा समझ के आंसर किए होंगे। पूछ रहा है ये किस प्रकार का वाक्य है ना, वाक्य का प्रकार पूछ रहा है, ठीक। तो अब ए वाला विकल्प दिया है प्रश्नार्थक वाक्य, भाई प्रश्नार्थक वाक्य। फिर देखिए बी विकल्प दिया है सरल वाक्य, सी विकल्प दिया है संयुक्त वाक्य, और डी विकल्प दिया है मिश्र वाक्य, ठीक है। तो आप बताइए, जब लास्ट में वाक्य के अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तब तो प्रश्नार्थक वाक्य होगा वो, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है नहीं, पूर्ण विराम है, तो फिर ए वाला यानी कि प्रश्नार्थक वाक्य, ये वाला विकल्प गलत हो गया। समझ में आया ना। सरल वाक्य देखिए, राधा आ गई परंतु, ये परंतु क्या है, ये कंजंक्शन है, क्या है परंतु, ये कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन। हिंदी में इसे को कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। और अगर वाक्य के बीच में कोई समुच्चय बोधक शब्द आ जाए, वाक्य के बीच में यदि कोई कंजंक्शन आ जाए तो वह वाक्य सरल वाक्य नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, यदि वाक्य के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कंजंक्शन आ गया हो या प्रयुक्त हो, परंतु, और, लेकिन, मगर, चाहे, है ना, ये सब, तो अगर वाक्य के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कंजंक्शन यानी कि समुच्चय बोधक शब्द प्रयुक्त हो तो वह वाक्य सरल वाक्य नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो आपका छंट गया। अब बचा संयुक्त और मिश्र। तो आपका पहले जान लीजिए सही उत्तर क्या होगा, संयुक्त वाक्य। सही उत्तर क्या होगा, संयुक्त वाक्य। भाई दो अलग अलग प्रकार के, एक देखिए स्वतंत्र सत्ता वाले उपवाक्यों को जोड़ करके देखिए बनाया गया है, राधा आ गई, एक श्यामा अभी तक नहीं आई, दो, तो दो अलग अलग स्वतंत्र सत्ता वाले, है ना, स्वतंत्र सत्ता वाले उपवाक्यों को जोड़ करके बनाया गया वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। स्वतंत्र सत्ता का मतलब, स्वतंत्र सत्ता वाला उपवाक्य मतलब ऐसा उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर ना हो। समझ में आया। तो जैसे राधा आ गई, अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ राधा आ गई, बताइए वाक्य अपने आप में पूरा है कि नहीं, पूरा है। अगर मैं कहूँ श्यामा अभी तक नहीं आई, ये वाक्य अपने आप में पूरा है कि नहीं है, पूरा है। तो दोनों उपवाक्य का अर्थ अपने आप में पूर्ण है, और दो पूर्ण अर्थ वाले उपवाक्यों को जोड़ करके बनाया गया वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये परिभाषा के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, है ना, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस, है ना। ये कॉम्प्लेक्स होता है ना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी वही सरल, मिश्र और संयुक्त है।
तो यहाँ पे आपका सही उत्तर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिटाऊं इसको, चलिए। फिर देखिए लिखा है इनमें कौन सा शब्द सही है। ये 45 नंबर का प्रश्न है, सही शब्द पूछ रहा है। सही शब्द कौन सा है ना। अंतरराष्ट्रीय, देखिए ए वाला दिया है अंतरराष्ट्रीय और बी वाला विकल्प दिया है अंतरराष्ट्रीय और सी वाला दिया है अंतरराष्ट्रीय और डी वाला दिया है अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होंगे तो सी वाला पहले हटा दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला शय है, तालव्य शय जिसे बोलते हैं। और आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय शब्द में मूर्धन्य श होता है, तालव्य श नहीं होता है। ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, ये दंत श है, पता है ना। तो राष्ट्रीय शब्द आप बचपन से लिखते और देखते और पढ़ते और सुनते आए हैं कि राष्ट्रीय में मूर्धन्य श होता है। तो अगर मूर्धन्य श होता है इतना पता है, तो चूंकि इस वाले विकल्प में दंत तालव्य श दिया तो ये तो होगा नहीं। कुल मिला जुला करके आपका पहले सही उत्तर बता दूं फिर आगे बताऊं। सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ये वाला अंतरराष्ट्रीय। देखिए अब सुनिए मेरी, अंतर्धन राष्ट्रीय, अगर इससे आपको शब्द बनाना है तो यहाँ पे विसर्ग संधि या संस्कृत में एक सूत्र है रोरी। कौन सा सूत्र है, रोरी, है ना। इसी को हम रलोप संधि के नाम से लिखवाए हैं, जाके वीडियो में देख लीजिएगा, रलोप संधि। और मैं अंतरराष्ट्रीय पे चर्चा भी किया हूँ, वीडियो में जाके अच्छे से देखिएगा। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ ना, इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि भाई मेरे YouTube चैनल से जुड़िए, पढ़िए, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। जितने प्रश्न मैं हल करा रहा हूँ आप वीडियो सारा उठा के देख लीजिएगा, तो जितने प्रश्न मैं हल करा रहा हूँ सबसे संबंधित कॉन्सेप्ट उसमें आपको मिल जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय शब्द पे तो साक्षात मैं यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ, शब्द वह यही था। तो देखिए रलोप संधि या रोरी सूत्र के अकॉर्डिंग ये र का लोप हो जाएगा और इसके पहले वाला दीर्घ हो जाएगा, तो ये अंता हो जाएगा। और राष्ट्रीय को जोड़ेंगे तो एक शब्द तो सही आपका अंतरराष्ट्रीय बनता है, जो कि किसी विकल्प में दिया नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय अगर विकल्प में होता तो फिर अंतरराष्ट्रीय सही विकल्प होता। और एक आपका बनेगा अंतःधन राष्ट्रीय से, तो अंतःधन राष्ट्रीय से ये विसर्ग आपका राम बदलेगा तो और ये उसके ऊपर रेफ हो जाएगा राष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय। ये देखिए अंतरराष्ट्रीय, इसीलिए आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अगर ये विकल्प में दिया होता तो ये भी सही होता। अब चूंकि ये कहीं दिया नहीं है तो इस वाले संधि विच्छेद से जब संधि पद बनाएंगे तो आपका ये अंतरराष्ट्रीय बनेगा, जो कि आपका बी वाले विकल्प में दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय। ठीक, देख लीजिएगा। मिटाऊं, चलिए। अगला प्रश्न देखिए फटाफट। प्रहार प्रहर युग्म का उचित विकल्प 46 नंबर। एक शब्द दिया है प्रहार और एक शब्द दिया है प्रहर ना। युग्म का उचित विकल्प चुनिए, युग्म का उचित विकल्प चुनिए। मतलब प्रहार का अर्थ और प्रहर का अर्थ, दोनों का अर्थ जिस विकल्प में क्रमशः पहले प्रहार का अर्थ होना चाहिए फिर प्रहर का अर्थ होना चाहिए, है ना। इसी को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये किस टॉपिक से सवाल है, ये सवाल है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द इंग्लिश में इसी को होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है भैया, होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द होता है ना, विलोम शब्द होता है ना, अनेकार्थी शब्द होता है, ऐसे ही श्रुति समभिन्नार्थक शब्द होता है। दो ऐसे शब्द होंगे या दो से अधिक ऐसे शब्द होंगे जो सुनने में समान सुनाई पड़ेंगे लेकिन अर्थ उनका अलग होगा, ऐसे शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक। देखिए प्रहार और प्रहर में हल्का सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम सुनाई दे रहा है लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। तो
दोनों का क्या अर्थ है यही आपको चुनना है सही विकल्प। ठीक, अब देखिए इसमें ए वाला दिया है संख्या गणित, ए विकल्प दिया है संख्या, फिर कॉमा दिया है गणित, फिर बी वाला दिया है दंड कॉमा दान, और सी वाला विकल्प दिया है चोट कॉमा समय, और डी वाला दिया है भुवन कॉमा गगन। मतलब प्रहार का अर्थ संख्या है, प्रहर का अर्थ गणित है, ऐसा है क्या? प्रहार का अर्थ दंड है, प्रहर का अर्थ दान है, ऐसा है क्या? प्रहार का अर्थ चोट है, प्रहर का अर्थ समय है, ऐसा है क्या? कि प्रहार का अर्थ भुवन है, प्रहर का अर्थ गगन है, ऐसा है क्या? तो अगर आपको पता होगा तो प्रहार करना माने चोट मारना, और कितने प्रहर, जैसे कहते हैं दोपहर, है ना, दोपहर, तो दोपहर में जो पहर है यही प्रहर का ही विकृत रूप है, सही मायने में ये प्रहर है। तो प्रहर माने क्या होता है? समय। दोपहर शब्द किससे संबंधित है? समय से। ठीक, तो प्रहार माने होता है चोट और प्रहर माने होता है समय, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, है ना, प्रहार माने चोट और प्रहर माने समय। देख लीजिएगा आपके सीरीज में किस नंबर पे ये प्रश्न है, इसको सही कर लीजिए। प्रहार माने चोट और प्रहर माने समय, वेला जिसे कहते हैं। अगला देखिए, अब पलटें इसको। श्रेय, अब बताइए इसको नहीं लिखवाएं क्या? कितना बढ़िया, ये तो तुम सब पढ़ाया हुआ है ये भाई। श्रेय, है ना, थोड़ा साफ लिख दूं, ये लिखा है श्रेय का सही वर्णक्रम होगा, का सही वर्णक्रम होगा, है ना। तो इसको विकल्प लेने की जरूरत नहीं है, आपको जबान पे होगा ये। सा धन र, फिर दिया है स धन र, और फिर से दिया है श धन र, और फिर दिया है श धन र, है ना। श्र में तो मूर्धन्य श होता नहीं है, श्र में दंत स होता नहीं है, श्र में श और र होता है, तो दोनों में श और र दिया है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि पहले वाले पे हलंत रहता है, दूसरे वाले पे नहीं, तो पहले वाले पे हलंत है, दूसरे वाले पे नहीं, तो सी वाला विकल्प सही है ना। यहाँ दोनों पर हलंत नहीं दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। अब 48 से 50, 48 ये प्रश्न था 47 नंबर का, ठीक है। अब 48 से 50 के लिए, यानी कि 48, 49, 50 तीन प्रश्नों के लिए पैसेज दिया हुआ है, ठीक। अब पैसेज तो हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, कहने का मतलब समय ज़्यादा लगेगा, जो कि समय है नहीं, समय का अभाव है। इस नाते मैं पैसेज को पढ़ दे रहा हूँ। आपके पास कोई भी सीरीज का बुकलेट होगा, ठीक है, तो कोई भी सीरीज का बुकलेट होगा तो पैसेज तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा। देख लीजिएगा कहाँ पे है, मैं पढ़ दे रहा हूँ और उसका उत्तर बता दे रहा हूँ, है ना। पैसेज के जो प्रश्न है ये बहुत आसान प्रश्न दिए गए हैं, एकदम साफ साफ मैं पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है, कृष्णचंद्र की लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। अब यही पैसेज है, इसमें लिखा है, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे। तो साफ साफ पैसेज में दिया है उर्दू कथा साहित्य ना, उर्दू कथा साहित्य। पैसेज वाले प्रश्न बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, है ना। 48 नंबर का जो प्रश्न है पैसेज का, लिखा है, कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। देख लीजिएगा प्रश्न को, तो आपका उसमें एक विकल्प मिलेगा उर्दू कथा साहित्य। उर्दू कथा साहित्य ये आपके पैसेज में ऊपर ही दिया हुआ है ना,
तीसरे नंबर तीसरी लाइन में लिखा हुआ ना, उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं, तो तीसरी लाइन में आपका उत्तर मिल जाएगा। फिर 49 नंबर का जो प्रश्न है, लिखा है गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पक्षधर थे 1 2 3 4 5। चौथी लाइन में देखिए लिखा है ना, चौथी लाइन में वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। तो जो 49 नंबर में डी वाला विकल्प है वही सही होगा, प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि, ये चौथी लाइन में है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण है, तो ये पहली लाइन में ही है, लिखा है ना, कृष्णचंद्र की लोकप्रियता इस कारण भी है कि काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। तो जो 50 नंबर का प्रश्न है इसमें काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता सही विकल्प होगा। काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता, ये सही विकल्प होगा। शैली की विविधता ये सही विकल्प होगा। अपना देख लीजिएगा, मैंने पहले कहा है कि जो पैसेज के प्रश्न हैं ये बेहद ही आसान है, इनका उत्तर करने के लिए आपको जरा सा भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको उत्तर वहां पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 50 तक। अब फिर से आपका देखिए ग्रामर शुरू हो जा रहा है। 51 दिया है संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। अब ए वाला दिया है विकल्प 5, बी विकल्प में दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4 ना। तो संयुक्त वाक्य देखिए 3 प्रकार का वाक्य होता है ना, एक होता है सरल, दूसरा होता है मिश्र और तीसरा होता है संयुक्त, है ना। इसी को इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं ना। तो ये संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस है, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार भाई? 4 प्रकार। तो पहले तो आप उत्तर कर लीजिए 4, पहले तो आप उत्तर कर लीजिए 4। वो 4 कौन कौन से हैं जानते हैं? थोड़ा इंक डाल दें हम, बस 1 सेकंड। चलिए आपने उत्तर कर लिया, पहले तो आप उत्तर कर लीजिए 4 प्रकार। सवाल पूछा था संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार, तो आप पहले उत्तर कर लीजिए 4 प्रकार, फिर मैं समझाता हूँ 4 प्रकार कौन कौन से हैं, मैं समझा दे रहा हूँ। चलिए देखिए 4 प्रकार कौन कौन से हैं आप समझ लीजिए। देखिए 4 प्रकार जो संयुक्त वाक्य के हैं उसमें एक है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध सूचक और चौथा है परिणाम सूचक। ये 4 प्रकार के संयुक्त वाक्य होते हैं। संयोजक को इंग्लिश में कहते हैं कुमुलेटिव, ठीक है। विभाजक को अल्टरनेटिव बोलते हैं, विरोध सूचक को एडवर्सेटिव बोलते हैं और परिणाम सूचक को इलेटिव बोलते हैं। ये 4 प्रकार के संयुक्त वाक्य होते हैं और ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि समय का अभाव है ना। विद्यालय जाने का जो है घड़ी इशारा कर रही है, तो इस नाते बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना आप जान लीजिए कि भैया उत्तर आपका 4 होगा। संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार? 4।
अब वो 4 कैसे, कौन कौन से, ये मैंने आपको गिना दिया। अब इनको और अंदर डिटेल में जाना अभी समय नहीं है, फिर कभी समय रहेगा तो समझा देंगे, ठीक है। अभी इसको मिटाता हूँ। या हो गया, हम ही चले जा रहे हैं ना। अच्छा, फिर लिखा है 52 अगत और आगत, 52 नंबर का प्रश्न है। वही श्रुति सम भिन्नार्थक से ही सवाल है। अगत और आगत, अगत और आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ पूछा है। वही श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थात होमोफोन्स से ये सवाल है। तो पहला विकल्प दिया है समय पर जो आया, समय पर जो आया। बी वाला विकल्प दिया है अनल गंभीर। सी वाला विकल्प दिया है अतिथि अभ्यागत। और डी वाला विकल्प दिया है बुरी गति आया हुआ। भाई साहब, अगर वर्णमाला वाला वीडियो जाकर के मेरा देखिए तो वहां पर मैंने आगत का अर्थ बताया है। आगत का मतलब होता है आया हुआ। जाकर के वीडियो देखिएगा वर्णमाला वाला, तो उसमें मैंने आगत का अर्थ बताया हुआ है। आगत माने क्या बताया है, वीडियो में जाके देखिएगा। आगत माने आया हुआ, और अगर आपको पहले से पता है तब तो दी बेस्ट। तो आगत माने आया हुआ, ढूंढ लीजिए। आया हुआ यहाँ पे है, तो इसका मतलब यही वाला विकल्प सही हो जाएगा ना। तो आपका ये सब होगा नहीं। चलिए मिटा रहा हूँ, मिला लीजिए, और जितने मैं आंसर बता रहा हूँ सब मार्क कर लीजिए, टिक कर लीजिए। आयोग की आंसर की आएगी तो आप मिलाइएगा, और अगर हूबहू वही मिल जाए तब मुझे कमेंट करके शाबाशी जरूर दीजिएगा, है ना। हौसला अफजाई मेरा जरूर करिएगा। अभी तो आप कमेंट करेंगे नहीं, अभी आप लाइक भी नहीं करेंगे, तो वेट कर लीजिए जब आयोग का आंसर आएगा, और मेरे द्वारा दिए गए आंसर से आयोग का आंसर एकदम हूबहू मैच करेगा, तब आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और शेयर अभी तो आप कर ही सकते हैं, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और लोग भी अपने उत्तर का मिलान कर सकें, है ना। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे थंबनेल पे लिखा रहता है सरल, सटीक और प्रामाणिक। ये प्रामाणिक शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं फर्जी चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ, फर्जी चीज़ें नहीं बताता हूँ, हवा हवाई नहीं बताता हूँ, है ना। सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए या वो करने के लिए मार पूरा मित्रों बेटा और सब कुछ, बस केवल झोंकम झोंक आपको बस केवल प्रेरित कर रहा हूँ, मतलब अट्रैक्ट कर रहा हूँ, नहीं, वो सब काम मेरा नहीं है। मैं जितना बताता हूँ प्रामाणिक बताता हूँ, जितना बताऊँगा शुद्ध बताऊँगा, जितना बताऊँगा सरल तरीके से बताऊँगा। और निश्चित रूप से अगर आप क्लास किए हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, आपको क्लास करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा ना। अब 3-4 महीने का आप समय दे करके कोई चीज़ पढ़ें तो उसका कुछ अलग ही महत्व रहेगा। अब 10 दिन के वीडियो में आप सोचेंगे कि मतलब सब कुछ नहीं, तब ऐसा नहीं होता है भाई। 10 दिन का वीडियो और 4 महीने का, कोई चीज़ हम 10 दिन में या 15 दिन में पढ़ाएं और कोई चीज़ हम 4 महीने में पढ़ाएं, वही चीज़, दोनों के रिजल्ट में फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? जाहिर सी बात आएगा। तो कोई भी चीज़ दीजिए, समय दीजिए थोड़ा सा, तब आप उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। महात्मा किस समास का उदाहरण है? 54 नंबर का प्रश्न है, महात्मा किस समास का उदाहरण है? कुल मिला जुला करके समास पूछ रहा है। तो आप देखिएगा जाकर के, मैंने बताया महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, और विग्रह में अगर है जो का प्रयोग हो गया तो इसका मतलब कौन सा समास हो गया भैया? कर्मधारय। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। अगर अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने कि अगर विग्रह में है जो का प्रयोग हो जाए तो फिर कौन सा समास है? कर्मधारय। अब इसमें यही देखिए, ए वाला विकल्प दिया है तत्पुरुष, बी वाला विकल्प दिया है कर्मधारय, सी वाला दिया है द्वंद्व, और डी वाला विकल्प दिया है द्विगु। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया? कर्मधारय। ठीक, ये 54 नंबर का प्रश्न था। इसको मिटाता हूं।
देखिए 53 नंबर का प्रश्न छूट गया था, 53 नंबर का लिखा है दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? बने अक्षर को क्या कहते हैं? तो इसको पढ़ाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है कि संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो आपका संयुक्ताक्षर सही विकल्प हो जाएगा, संयुक्ताक्षर ना, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ये हमारे वाले पेपर में सी विकल्प में दिया हुआ है ना। बाकी बी विकल्प में दिया हुआ है स्वर, ए विकल्प में दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन, और डी वाले विकल्प में दिया हुआ स्पर्श व्यंजन। तो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो बनेगा उसे हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। छात्र, अज्ञा, स्र, ये 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। छात्र, ज्ञ और स्र अलग अलग व्यंजनों से, जैसे ये क और स से बनता है, ये त और र से बनता है, ये ज और य से बनता है, यही तो है अलग अलग व्यंजन। ये श और र से बनता है, तो आपका संयुक्ताक्षर सही विकल्प हो जाएगा। इसको मिटा दो। चलिए 55 नंबर का प्रश्न है। 55 सही शब्द पूछ रहा है, सही शब्द पूछ रहा है। तो ए वाला विकल्प दिया है विक्रम, विक्रम। बी वाला विकल्प दिया है विक्रम। आप समझ गए होंगे सही विकल्प कौन सा है। सी दिया है विरकम और डी विकल्प दिया विक्रम। तो आप समझ गए होंगे कौन सा सही है। तो विक्रम सही है ना। पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? इसको मिटा रहा हूं। विक्रम शब्द होता है भाई, इसमें क्या बताने की जरूरत, क्या समझाने वाली बात है। 56 दिया है पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? भाई पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है, बता रहा हूं। ए दिया है यह एक अच्छा विचार है, यह एक अच्छा विचार है। बी विकल्प दिया है यह या वह घर गया ना। सी विकल्प दिया है वह पढ़ रहा है, और डी विकल्प दिया क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, है ना, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। ऐसे ऐसे 13 प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो अगर किसी वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होना गलत है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला। यही पूछ रहा है ना, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है, तो डी वाले में। यहाँ गलत प्रयोग है, पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। चलिए इसको मिटाता हूँ। अगला देखिए 57 नंबर का सवाल है। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, ये प्रश्न है, मतलब ये वाक्य है। इसमें लिखा है निपात बताइए। इस वाक्य में निपात बताना है। क्या बताना है? निपात। अब निपात के लिए विकल्प दिया है तक, फिर दिया हुआ है किसी, फिर दिया हुआ है सुध ना, और फिर दिया हुआ है घायल। तो आपको पता है घायल विशेषण है, ये तो होगा नहीं। शुद्ध भाववाचक संज्ञा, ये तो होगा नहीं भाई। घायल क्या है? विशेषण। शुद्ध क्या है? भाववाचक संज्ञा ना। किसी क्या है? सर्वनाम। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा तक। तक क्या है? निपात। अब निपात पे हम अलग से कभी लेक्चर दे देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा हम डिटेल में भी यहाँ तक इसमें नहीं आएंगे। बस इतना जान लीजिए आपका सही उत्तर क्या होगा? तक। सही निपात पूछ रहा है, तक हो जाएगा। मिटा रहा हूँ इसको। उसके बाद देखिए 58 नंबर है आकाश पाताल एक करना। मुहावरा दिया है, 3 मुहावरा पूछा गया है। आकाश पाताल एक करना। अब इसका ऑप्शन लिखने की जरूरत है भाई। एड़ी चोटी एक कर देना, आकाश पाताल एक कर देना, इन सब मुहावरों का क्या मतलब, किस अर्थ में आप प्रयोग करते हैं?
परिश्रम करने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन लिखा हुआ है, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना यही सही विकल्प होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी लिख दे रहा हूँ, मतलब बोल दे रहा हूँ, बरसना। आकाश पाताल एक करना का अर्थ पूछ रहा है, तो एक ऑप्शन दिया बरसना, नहीं। चलिए अपने आप पर विश्वास खोना, नहीं। और आलसी होना, नहीं। तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना, ठीक। मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में संस्कृत का भी आंसर करवा दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और मुझे विद्यालय भी जाने में अब विलम्ब हो रहा है। इस नाते मैं बस 2 प्रश्न और 60 पूरा हो जाएगा, हिंदी का आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया, फिर संस्कृत का मैं एक अलग वीडियो बना करके डाल दूंगा, क्योंकि है ना वीडियो भी लंबा हो जा रहा है और समय भी ज़्यादा हो रहा है। समानाधिकरण और व्यधिकरण किस अव्यय के भेद हैं? समानाधिकरण और व्यधिकरण किस व्यय लिखा हुआ है पेपर में, है ना। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इसको इशू नहीं बनाए होंगे कि पेपर में गलत छप गया, पेपर में मिसप्रिंट हो गया। आप बुद्धिमान हैं, आप काम चला लिए होंगे व्यय को अव्यय मान करके ना। ये सही मायने में क्या है, अव्यय। अव्यय का अ मिसप्रिंट होकर के छूट गया तो व्यय आपका लिखा गया, तो व्यय को अव्यय समझिएगा, ठीक है। आप इतने समझदार तो है ही हैं, छोटी छोटी चीजों का आप इशू नहीं बनाएंगे। लिखा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जिसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। फिर लिखा है संबंध बोधक, संबंध बोधक जिसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं। फिर क्रिया विशेषण जिसे इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। और फिर समुच्चय बोधक जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। तो आप जान लीजिए ये समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं, समुच्चय बोधक के। आपको जब समुच्चय बोधक शब्द पढ़ाया गया होगा तो वहाँ समुच्चय बोधक शब्द के 2 भेद होते हैं, है ना। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण के भी 4 भेद होते हैं और फिर व्यधिकरण के भी 4 भेद होते हैं, समझ रहे हैं। डायग्राम बना दूंगा फिर कभी वीडियो में। समानाधिकरण और व्यधिकरण ये 2 किसके भेद हैं, समुच्चय बोधक के। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद, समानाधिकरण और व्यधिकरण। फिर समानाधिकरण के भी 4 भेद होते हैं और व्यधिकरण के भी 4 भेद होते हैं, बाद में कभी बता देंगे। अभी आप उत्तर जान लीजिए, समुच्चय बोधक आपका सही उत्तर होगा। और लास्ट है, कौन सा शब्द तद्भव है। इस 60 नंबर का प्रश्न आखिरी प्रश्न है, तद्भव शब्द पूछ रहा है ना। तो दिया है जल, फिर दिया है कर्ण, फिर दिया है नयन और फिर दिया है कान। तो आपको पता है ये कान और कर्ण जो शब्द होते हैं, इसमें कर्ण तत्सम शब्द संस्कृत का है और तो कान आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कान। तद्भव पूछ रहा है इसमें तो क्या हो जाएगा, कान। तो ये रहा मेरे द्वारा दिया गया आंसर हिंदी भाषा के लिए अपर जो प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर, जो कल 2 तारीख को हुआ था, है ना, 2 जुलाई 2026, है ना, को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। मैं फर्स्ट शिफ्ट का भी आंसर करवा दूंगा क्योंकि समय नहीं मिल पाया, कल मैं लेट में आया, सुबह तड़के में उठा तो फिर आपका सेकंड शिफ्ट का ही वीडियो लेकर के प्रस्तुत हो गया। तो समय मिलेगा, विद्यालय से लौटूंगा तो मैं फर्स्ट शिफ्ट का भी आंसर करवा दूंगा। ये सेकंड शिफ्ट का आंसर था, कल जो पेपर हुआ था अपर का, यानी कि 6 to 8 का जो पेपर हुआ था, है ना। तो आप देखिएगा ये हिंदी भाषा का था। शाम को जब मैं विद्यालय से लौटूंगा दोपहर में तो मैं संस्कृत भाषा का मैं तुरंत बना दूंगा वीडियो। जैसे ही विद्यालय से वापस आऊँगा तुरंत मैं संस्कृत भाषा का वीडियो आंसर की का आपको बता दूंगा, बना दूंगा। और पूरा एकदम निश्चिंत रहिएगा, जो मैंने हिंदी का आपको आंसर बताया ये आयोग के आंसर से एकदम मैच करेगा। पूरा एकदम स्वस्थ रहिएगा, विश्वस्त रहिएगा, ठीक है, विश्वास कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इससे कुछ लाभ मिल सके। कमेंट कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपके बहुत काम आने वाला हूं मैं, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। और जिनका आज पेपर है उनको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं सफल होने की, अग्रिम बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।